Welcome dear student and aspirant. I am Kanhaiya Jha and this is Study with Kanhaiya Jha. और आज हम लोग NCERT के पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 के पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे. दिस इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन. पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बता दूं. देखो, ये जो चैप्टर है दैट इज़ बेसिक चैप्टर, फंडामेंटल चैप्टर के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो. इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो एवरग्रीन कैटेगरी में है. आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हो, वहाँ पर ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं. खासकर अगर यूपीएससी को देखें तो यूपीएससी में इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और साथ में मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा. अगर आप डिफेंस वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस या इस तरह के एग्ज़ाम जहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, तो नो डाउट ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसके कुछ की फैक्ट को हमेशा दिमाग में रखें. तो मैं इस सेशन में आपको वो सारे फैक्ट्स डायमेंशन से अवेयर कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन द टॉपिक पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन. अब देखो, एनसीईआरटी है, इसका मतलब कि ये एक बेसिक बुक है और इसके फैक्ट्स पूछे जाते ही रहे हैं. तो शुरू करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझें कि पीपल आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंट्री. कोई भी देश बिना लोगों से नहीं हो सकता है और लोग ही किसी कंट्री को बनाते हैं और कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे कंट्री उनको एक सुविधाओं से संपन्न बनाए, हर एक एजुकेशन हेल्थ को प्रोवाइड कराए, सो दैट पॉपुलेशन इज़ द वाइटल डायमेंशन, वाइटल एस्पेक्ट फॉर अ कंट्री. आते हैं, पहला फैक्ट है, ये थोड़ा सा पुराना है यहाँ पे, लेकिन जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इसको दिमाग में रखना है कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. देखो, भारत में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो हम लोग आज सेकेंड पॉपुलस हैं और नए डेटा आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने चाइना को सरपास कर लिया है. नाउ वी बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. लेकिन जो एनसीईआरटी का डेटा है ये डेटा पुराने सोर्स से लिया गया है और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर इसी के बेस पर हमें आंसर करना चाहिए. सो दैट मस्ट कीप इन माइंड आफ्टर चाइना वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अब एक छोटा सा डेटा और है, फिर आगे हम लोग ट्रेंड पे चलेंगे कि इंडिया का जो ओवरऑल पॉपुलेशन हम लोग ले लें, अगर 2001 के पॉपुलेशन को भी देखें तो दैट वाज 1028 मिलियन और ये पूरा जनसंख्या अगर मिलाएं तो दैट इज़ लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. और इंटरेस्टिंगली यू कैन फाइंड हियर कि दीज आर कॉन्टिनेंट. तो हमारी जनसंख्या महादेशों, कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा दिखती है और दिस इज़ अ फैक्ट दैट मेक्स आवर पॉपुलेशन वाइटल. अब आते हैं जो एक बेसिक फैक्ट है जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑफिशियल डेटा पॉपुलेशन का क्या कहलाता है. तो जब पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ पीपल को काउंट करते हैं ऑफिशियली, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे एज क्या है, उनके सेक्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारे डेटा का जो एक पूरा कंपाइल सेट बनता है दैट इज़ कॉल्ड सेंसस. हिंदी में इसी को कहते हैं जनगणना. तो डेटा ऑफ पीपल इज कॉल्ड सेंसस और हमारे यहाँ पर जो सेंसस है वो हर एक 10 साल पर कंडक्ट हो रहा था. लेकिन आप जान रहे हो कि अभी सेंसस पेंडिंग हो गया. 2011 के बाद हमने सेंसस को थोड़ा सा हॉल्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड. तो अभी जो नया गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनल सेंसस होगा नेक्स्ट 2011 के बाद वाला, उसका पूरा डाटा 2027 तक रिलीज हो जाएगा. थोड़ा सा डिले हुआ जो इलेक्शंस और साथ में कोविड के कारण हुआ है. तो आने वाले समय में जब ये नए डेटा आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है. चलते हम लोग बेसिक को समझते चले. देखो, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, सेंसस है, इसके एविडेंसेस पहले भी मिलते हैं. इवन हमारे जो कौटिल्य थे उनकी अर्थशास्त्र में इस बात का एक रेफरेंस है कि उस समय मौर्यंस ने पॉपुलेशन का काउंट करवाया, सेंसस करवाया, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती चली गई. अंग्रेज़ों के समय हम देखते हैं कि पहला फॉर्मल सेंसस कंडक्ट होता है इन द ईयर 1972. ये 1972 का जो ईयर था
इस साल बहुत लिमिटेड मैनर में सेंसस कंडक्ट होता है और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, पर्टिकुलरली हमारा मद्रास प्रोविंस, कलकत्ता प्रोविंस या बॉम्बे, वहीं पर हुआ और लॉर्ड मायो वाज द देन गवर्नर जनरल। मायो के टेन्योर में ये होता है और बहुत लिमिटेड था। बाद में चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना इसको फुल फ्लेज लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फाइनली ड्यूरिंग द रेन लॉर्ड रिपन, ये बड़ा नाम है, लॉर्ड रिपन के टाइम से हम 10 साल पर कंटिन्यू करते हैं अपने सेंसस प्रैक्टिसेस को और हर साल 10 साल के बाद सेंसस कैरी आउट होता है। तो ये दो फैक्ट ध्यान रखने हैं कि मॉडर्न एरा में सबसे पहला सेंसस हमारा हुआ था 1872 में और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ब्रिटिश रूलर वॉज लॉर्ड मायो। तो मायो के टाइम पे हुआ, उसके बाद 1881 से फिर सेंसस कंटिन्यू होता है एंड इट वॉज रिपन। अब आते हैं दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ आखिर जनसंख्या कैसे ये पूरा बटा हुआ है। तो आगे चलकर हमको एक मैप मिलेगा जो एनसीईआरटी ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो अगर आप पूरे पॉपुलेशन को देखो और ये डेटा 2001 के बेस पर प्लॉट किया गया है, तो यहाँ देखो कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर डॉट्स ज़्यादा हैं, लाइक दिल्ली हो गया या फिर हमारा जो यूपी, बिहार या वेस्ट बंगाल के रीजन्स हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल ज़्यादा है इस तरफ। वहीं अगर हम अपने हिली रीजन्स को लेते हैं, हिमालयन स्टेट लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट और डेंसिटीज़ की बहुत कम है, सिक्किम को जिसकी जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है इंक्लूडिंग विथ वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन अगर बाकी जगहों को देखें तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो एक जैसा नहीं दिखता है। अब आते हैं ट्रेंड क्या कहता है। तो एनसीईआरटी का डेटा सीधा सीधा बता रहा है कि भाई यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अगर हम ले लेते हैं, साथ में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका वगैरह को, तो हमारा टोटल पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में 76% कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा जनसंख्या दिखती है। वाइल द स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, इवन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आर द लीस्ट पॉपुलस वन, इनकी जनसंख्या कम है। अब यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई, आखिर ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या है। तो आप सभी जानते हो कि पॉपुलेशन, या हम खुद को ही सोचे तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो जब हमारे लिए एक फ्लैट टेरेन हो, मतलब समतल मैदान हो, तो ऐसे जगहों पर हम आसानी से अपने घर बना सकते हैं, खेतों को बना सकते हैं। तो पीपल यूज टू लीव इन प्लेन रीजन। आमतौर पे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है। साथ में अगर यहाँ पर रिवर वगैरह का फ्लो हो तो दिस में सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ वाटर, पानी वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, एग्रीकल्चर को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर यही है जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स को फेवर करता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। जबकि हम अगर हिमालयन स्टेट को देखें तो इनके टेरेन बहुत ऊंचे नीचे हैं, पहाड़ों पर घर बनाना आसान नहीं होता है। इसी तरह से इन जगहों पर अगर हम देखें तो रेनफॉल होता है नो डाउट, लेकिन सारे रेन वाटर जो हैं वो सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में बह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम दिखता है। फिजिकल फैक्टर्स में लैंड एलिवेशंस, टेम्परेचर, द नेचर ऑफ लैंड, ये सारे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं। वहीं अगर दूसरे फैक्टर्स को ले लें, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन दिखा। जैसे हमारे जो अर्बन एरिया, बड़े सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली है या फिर मुंबई है या फिर आप अदर बेंगलुरु वगैरह को देख लो, तो यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी तो लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, इवन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एंड दैट इज़ वाई पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड द सिटीज़ और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह के फैक्टर्स को यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस करता है और अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाएं तो जो हमारे फैक्टर्स
इस डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई करते हैं वो ज्योग्राफिकल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, सोशल भी हैं और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी दिखाई पड़ते हैं। आते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह इसी में आ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पर, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा। मान लो ये अपना एक लैंड एरिया है जिसका यूनिट हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का एरिया है और इस 1 किलोमीटर में अगर 100 लोग रहते हैं तो इन दैट केस द डेंसिटी विल बी 100। तो नंबर ऑफ पीपल अगर किसी यूनिट एरिया में रहेंगे इसी को कहा जाएगा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और इससे जो हमारा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत क्लियर होता है कि किस जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, किस जगह पे कम लोग रहते हैं। अगर हम अपने नए डेटा को आइडेंटिफाई करें तो 2011 का जो सेंसस था, अभी तक हमको इसी को फॉलो करना है क्योंकि एग्ज़ाम में लेटेस्ट सेंसस को ही बेस बनाया जाता है। नया जो डेटा आ रहा है जो क्लेम ज़्यादा करता है उसको अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सेंसस इज द ऑफिशियल डेटा, सो वी शैल ऑलवेज कीप इन माइंड प्रिपेयर सेंसस मेनली। बाकी चीज़ें जो आती हैं वो करेंट के पार्ट हैं। तो सेंसस का डेटा कहता है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हमारे यहाँ इंडिया का अगर एवरेज निकालेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको 382 इंडिविजुअल्स रहते हुए दिखाई पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, ये कम नहीं है। इतना ज़्यादा अगर डेंसिटी देखें तो दुनिया के केवल कुछ ही देशों में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जिसकी तो डेंसिटी समझो कि 13 है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में वहाँ पर केवल 13 लोग रहते हैं। अब सोचो उन देशों की तुलना में हमारे यहाँ कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम अपने पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड को देखते हैं तो जब हम आज़ाद हुए थे मीन्स 1951 में, तो हमारा जो पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी था इट वाज जस्ट 117। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 117 लोग रहा करते थे। लेकिन उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ता गया एंड नाउ इट रीच्ड एट 382 और इसमें ऐड ऑन होते हैं लगभग 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से ये डेंसिटी बढ़ती गई और ये डेंसिटी भी अनइवन है जैसा हमने पहले देखा। यहाँ पर अगर डेंसिटी के डेटा को देखें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश लीस्ट डेंसर स्टेट बनता है जहाँ पर 17 अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं। अब इसका क्या रीजन है आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन इसके भी रीजन्स वही हैं कि माउंटेन है, यहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप है जहाँ पर घर बनाना आसान नहीं है। अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स कम दिखाई पड़ते हैं। अगेन यहाँ के क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स रिसीव करते हैं, तो जो पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट नहीं पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी कम है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली को देखें तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन इंडिया जिसमें 11,320 पर्सन रह रहे हैं और ये कई सारे कारणों से हुआ है। दिल्ली में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इमेंस है, हर के लिए यहाँ पे रोजगार है और खाना है, इसीलिए ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर स्टेट को ले तो नॉर्दर्न स्टेट के कुछ डेटा आपको याद रखने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ये डेटा वाइज क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं अब डिस्कस करूँगा तो ये क्वेश्चन इस पर बने हुए हैं, ऐसे आपको मैच द लिस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बिहार, तो बिहार से ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं खासकर यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में। मैच द लिस्ट कि स्टेट इधर लिख दिया जाएगा और इधर उसके डेंसिटी को दे दिया जाएगा, तो कम से कम जो टॉप 5 हैं 3 हैं उनको ध्यान में रखें। बिहार नाउ बिकम द डेंसर स्टेट, मोस्ट डेंसर स्टेट, बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई बिहार की, 1106 डेंसिटी दिखाई पड़ती है पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल है विथ 1028, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 829। इन तीनों स्टेट में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। बस आप इसी डेटा को याद रखो, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बुक, यू विल हैव द राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। इधर उधर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पर क्वेश्चन बनता है। वहीं अगर साउथ के स्टेट को देखें तो साउथ में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, लाइक केरला में 860 है, 555 तमिलनाडु में दिखता है। बाकी के जो स्टेट हैं वो मॉडरेटली पॉपुलेटेड हैं, डेंसिटी उनका
एवरेज में जाता है। अगर इसके रीजन्स को चलेंगे कि भाई डेंसिटी में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बन रहे हैं, तो रीजन इज क्वाइट क्लियर। रीजन क्या है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, इवन जो फिजिकल फीचर हैं, लैंड का रिलेशनशिप है, ये सारे हैं। अगर कहीं पर प्रोडक्टिव लैंड है तो पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर वाटर अवेलेबल है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पर पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, तो इन दैट केस डेंसिटी ज़्यादा होगी। और एग्रीकल्चर है, तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरह से हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी का एक डिटेल प्रोजेक्ट होता है। और हम देखें तो नॉर्दर्न स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा है, इंक्लूडिंग विथ सम साउदर्न स्टेट। तो इस बुक से हमें ये बेसिक बातें पता चलती हैं पॉपुलेशन के डेंसिटी की। अब आते हैं, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को बताया गया है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वीवीआई। यहाँ पर आपको हमेशा क्वेश्चंस दिखेंगे, मस्ट प्रिपेयर दिस। देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या जो बदल रही है उसी को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो दो टाइम पीरियड के बीच में इवेलुएट होता है। सपोज मान लो पॉपुलेशन हमारा जो है 2001 में 100 था, और अगर ये 2011 में, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि 2001 में 100 था और अगर 2011 में 110 हो गया, तो दैट विल बी 10% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो इसी परसेंटेज को ही कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रोथ जो 10% का हमने निकाला है, ये कैसे निकाला, तो इसका फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 बाय P2 इंटू 100। मतलब हमको बेस ईयर क्या मिला था 2001, और जो करेंट ईयर है वो 2011 है। तो यहाँ पर 110 माइनस 100 बटा 100 करेंगे इंटू 100, तो फिर वो डेटा निकल के सामने आ जाएगा। तो 10% यहाँ पर वही डेटा कैलकुलेट करके आ रहा है, और यही 10% हमारा आंसर इस तरह से फाइंड आउट होता है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि आखिर पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होता है। क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ केवल नेचुरल होता है या कोई और फैक्टर है जो ग्रोथ को डिटरमाइन करता है? तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे एनसीईआरटी का जो आपको नहीं मिलता है। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू टू फैक्टर, दो फैक्टर हैं जिससे ग्रोथ डिटरमाइन होता है। पहला है हमारा नेचुरल। अब नेचुरल ग्रोथ क्या है, तो दैट इज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू बर्थ और डेथ। मरने और पैदा होने वाले लोगों के अंतर से जब पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो इसको कहा जाता है नेचुरल। लेकिन अगर मान लो कहीं बाहर से लोग आ गए या बहुत सारे लोग बाहर चले गए, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड का ही दूसरा नाम हुआ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन या इमिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन किसी एरिया से बाहर जाता है या फिर कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एंट्री करता है। तो हमारे साथ दोनों केस हुए हैं। ये जो इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड वी शैल डिस्कस इन डिटेल। इंड्यूस्ड के कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरे डिटेल में आगे करेंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिखते हैं वो मेंस में भी दिखे हैं, तो वो बहुत वाइटल है। नेचुरल ग्रोथ को समझते हैं क्या हो रहा है। मान लो नेचुरल ग्रोथ का जैसा मैंने बताया कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। मान लो किसी परिवार में जैसे 4 लोग रहते हैं और उस 4 लोग में से 2 नए बच्चे ऐड हो गए, 2 नए बेबी का बॉर्न होता है, लेकिन इसमें से 3 लोग का डेथ हो गया, तो फाइनली इसका नेगेटिव ग्रोथ होगा, 3 - 2 - 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सब अलाइव हैं तो उस केस में 4 + 2 6 हो जाएगा। तो जब डेथ और बर्थ को काउंट करते हैं तो उस ग्रोथ को कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ। अब चलते हैं थोड़ा सा नेचुरल ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज होते हैं वो क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट है। क्रूड का मतलब कि कितना पर 1000 में हो रहा है। अगर हम इंडिया को देखें किस तरह से हमारा डिकेडल ग्रोथ रहा है, तो ये चार्ट बहुत हेल्पफुल है एंड दैट इज वीबीआई। थोड़ा डिटेल में इसको कवर करें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आगे बने हुए हैं, बनते रहते हैं,
और पीछे भी इस पर क्वेश्चन बने हैं, समझ लें इसको। देखो, हमने पढ़ा कि 1872 से हमारा एक सेंसस स्टार्ट हुआ और 1881 से हमने एक डिकेडल सेंसस का प्रैक्टिस किया है। पूरा जो डेटा आ रहा है वो फ्रॉम 901 से लेके 2011 तक है। अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखो तो यहाँ कुछ खास बातें हैं जो सभी बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। 1901 में हमारा पॉपुलेशन केवल 23 करोड़ था, मतलब आज की तुलना में हम बहुत कम थे। लेकिन 1911 में जब हम आते हैं तो पॉपुलेशन में 2 करोड़ लोग ऐड हुए। 2 करोड़ ऐड हुए और सब कुछ पीसफुल चल रहा था, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर 11 के बाद 21 को देखें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। इस समय 25 करोड़ 20 लाख से घटकर 25 करोड़ 13 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो गया। मतलब 21 वो साल था जब काउंट किया गया पॉपुलेशन, तो वहाँ पे डिक्लाइन रजिस्टर किया गया, दैट इज़ अबाउट 0.31%। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ में। इट वॉज द ओनली ईयर व्हेन वी विटनेस्ड द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द डिकेड इन द सेंचुरी। पूरे 100 सालों में हमने केवल एक ही बार नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया है, दैट इज़ इन 1921, और इसके बाद कॉन्टिन्यू पॉपुलेशन ग्रो करता रहा। इसीलिए हम 21 को कहते हैं कि दैट इज़ द ग्रेट डिवाइड। ये एक बहुत बड़ा विभाजक है। इसके बाद पॉपुलेशन में वो ट्रेंड नहीं दिखा, मतलब पॉपुलेशन सीधा कुछ इस तरह से बढ़ता आया 1901 से 11 तक, और यहाँ पर स्लाइटली डिक्लाइन होता है। तो ये जो ट्रेंड आया उसके बाद हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रोथ कर गया। तो इस तरह के ट्रेंड के कारण ही हमारा जो पूरा ये चार्ट है वो बदला, और 1921 को दैट इज़ वाई कहा जाता है कि ये हमारा ग्रेट डिवाइड है, इसी ईयर को कहते हैं। अगर इसके बाद देखो तो 1951 आते आते हमने अपने आप को लगभग जो था वो और बड़ा किया और पॉपुलेशन 36 करोड़ हो गया। पहले हम लोग इस दोनों फेज के अंतर को देखें कि देखो 1911 से 1921 के बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिससे पॉपुलेशन कम हुआ। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 11 से 21 के बीच में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। वर्ल्ड वार में कैजुअलिटी बहुत हुई। दूसरा, उस समय हमारे जो हेल्थ सर्विसेज थे वो बहुत बैकवर्ड थे, अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं था। तीसरा, देखते हैं कि इस समय पैंडेमिक आ गया, बबोनिक फ्लू वगैरह आ गए थे, जिससे प्लेग आ गया था, जिससे ये पूरा डिक्लाइन दिखा यहाँ पे। लेकिन 21 के बाद थोड़े से हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुए, चीज़ें का अंग्रेज़ों ने भी फोकस करना शुरू किया। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इंडियन लीडर्स आ गए, उन्होंने अब मेडिकल फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा डिसेमिनेट किया, स्प्रेड किया कंट्री के इंटीरियर तक, और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा। लेकिन 1951 के बाद ये ट्रेंड बदल गया और 1950 से लेके 1921 तक का जो फेज आया, दैट इज़ द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी आगे भी करेंगे उसको। और 1951 से 81 तक अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल्ड। 81 आते आते 36 से 68 हो जाता है और केवल 30 साल में हमारी जनसंख्या पूरी दोगुनी के लगभग हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसी को कहा जाता है एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्फोट। जब पॉपुलेशन बहुत कम समय में बहुत तेज स्पीड से बढ़ती है तो यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बिटवीन 1951 टू 681 वी विटनेस द एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन, और हमने इस समय इतना ग्रोथ देखा जो एक अनफोर्सिन ग्रोथ था, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब दिखा। तो ये डिकेड जो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारा ये डिकेड है ये 1961 से 71 का फेज। यहाँ पर हमने 24.80, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। 24.80 का हमने ग्रोथ देखा है फ्रॉम 61 टू 71। इसको जरूर याद रखें। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया ने किस डिकेड में रजिस्टर किया है
तो वो है 61 से 71 24 80। एग्जाम में आ जाए अगर ये क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पीछे बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। 1981 तक आते आते पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अब हेल्थ फैसिलिटीज़ को बूस्ट किया, गांव गांव तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचने लगे। और फिर हम देखते हैं कि इस समय लोगों का बर्थ रेट कंटिन्यू रहा, क्योंकि उस समय तक हमारा सोशल बिलीफ कुछ ऐसा था कि बच्चे तो भगवान की देन है, और जब भगवान की देन है तो चलने दो भाई, जितने बच्चे हो जाएं, हम अच्छे हमारे बच्चे अच्छे। तो इस समय एक पीपुल टेंडेंसी भी उस तरह से नहीं आ रही थी, और कुल मिला के पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ता चला गया। बर्थ रेट बना रहा हाई, लेकिन डेथ रेट जो था वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण कंट्रोल्ड हो गए। तो ऐसे कंडीशंस में 1981 आते आते पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद अगर ट्रेंड देखो तो 81 के बाद यू कैन फाइंड हियर कि पॉपुलेशन में ओवर द टाइम ग्रेजुअल डिक्लाइन का एक ट्रेंड आया। In 2011 we have seen population though reached at 121 million, 121 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन पहुंचता है, लेकिन अब ग्रोथ रेट 2480 से कम होने लगा और लास्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट वाज 17.64। लेकिन देखो आप अगर नंबर को देखोगे तो आप नंबर देखो ये ज़्यादा है, 18 करोड़, 18 करोड़, इवन 16 करोड़। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आखिर पॉपुलेशन नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज कम हो रहा है। इजंट इट पैराडॉक्स हियर कि कुछ गड़बड़ तो है। तो इसका रीजन है बेस इफेक्ट। हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा हो गया है कि अगर उसमें 1% का भी ग्रोथ आएगा तो दैट इज 1 करोड़। तो बेस ज़्यादा बड़ा होने से पॉपुलेशन में ज़्यादा ग्रोथ, नंबर ऑफ पीपल ऐड हो रहा है। अगर ग्रोथ के ट्रेंड को देखें तो ये डायग्राम उसको सेटिस्फाई करता है। नागालैंड जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहा है। अब इसी बात को हम फेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। जो पहला फेज मैंने कहा 1901 से 1920 तक, दिस वाज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ और स्टेशनरी फेज, और यहाँ पर बहुत स्लो रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था। मतलब 23 करोड़ से स्टार्ट हुआ, 25 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन बाद में चलकर थोड़ा सा डिक्लाइन 1921 में देखा गया। तो इस समय पॉपुलेशन में कोई बहुत बड़ा अपैरेंट ग्रोथ नहीं दिखा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट ग्रोथ, स्टेशनरी फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बहुत लो यहाँ पे ग्रोथ रेट था। 1921 में तो हमने निगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा था। इसके रीजन्स भी जैसा हमने डिस्कस किया कि प्यूअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज थे, इलिटरेसी थी, और खासकर जो फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़ थी दैट वाज नॉट अवेलेबल टू द कॉमन मैन, और साथ में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी। जितने पैदा हो रहे थे उससे ज़्यादा उतने मर भी जा रहे थे। इस तरह से हमारा ये ग्रोथ फेज चला। 1921 के बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ता है। हमारा जो डेथ रेट था वो कंटिन्यू रहा, लेकिन हमारा जो बर्थ रेट था, डेथ रेट हमारा डिक्लाइन करता है और बर्थ रेट कंटिन्यू रहा। ऐसे कंडीशन में 1921 से 51 तक धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। दिस वाज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ में जो रीजन्स मैंने जैसा बताए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई, सैनिटेशन का थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ गांधी जी जहाँ भी जा रहे थे वहाँ कह रहे थे साफ़ सफाई पर ध्यान रखो। और इसके कारण क्या हुआ, तो मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने वालों की संख्या कम होने लगी, बट ड्यू टू ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम बर्थ रेट रिमेन कंटिन्यू। तो क्रूड बर्थ रेट रिमेन हाई रहा, जिससे पॉपुलेशन दिखा। और ऐसे कंडीशंस में जो है डिप्रेशन भी आया, इवन सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ। डिस्पाइट दैट पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूड देयर जर्नी। इसके बाद 1951 के बाद हम देखते हैं कि तीसरा फेज आया। दिस वाज 1951 टू 81, और इसी बीच में मैंने जैसा कहा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन बहुत कम समय में बहुत तेज बढ़ा, और एनुअल ग्रोथ रेट अगर इस समय देखें तो दैट इज 2.2%। दैट इज one of the fastest growth we have
रिकॉर्डेड सो फार। तो बहुत तेज स्पीड में ये बढ़ने लगा। रीजंस क्या थे? तो हमारा जो था वो ग्रोथ रेट ज़्यादा रहा, बर्थ रेट हमने ज़्यादा उसको देखा इस बीच में, लेकिन साथ में एक बड़ा फैक्टर आया था, वो था माइग्रेशन। माइग्रेशन इस बीच में कहाँ से हुए? तो इस बीच में हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत जगहों से माइग्रेशन हुए। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ गए, बांग्लादेश से आ गए, इधर नेपाल भूटान से भी आ गए। तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ओवर 1 to 2 करोड़ पीपल वी विटनेस्ड अगेन द राइज इन पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन। अब आते हैं 1981 और इसके बाद क्या हुआ? तो 81 आते आते गवर्नमेंट ने ये बात समझ लिया कि अब जो है पॉपुलेशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाए गए, लोगों को ये बताया गया कि भाई हम दो हमारे दो, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, नहीं तो आगे चलकर कुछ भी नहीं बचेगा, देयर विल बी ओवरलोड ऑन आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो था वो बर्थ रेट भी अब कम होने लगा और पॉपुलेशन में डिक्लाइन का ट्रेंड दिखा। तो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन यहाँ पर अलग अलग फेजेस में चल रहा है। हमारा जो पोस्ट 1981 का फेज कहा जाता है, यहाँ पर ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तो अब डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ में। अब यहीं पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी कम हो गया है और साथ में डेथ रेट भी कम हो गया है। लेकिन सोचो अगर आगे चलकर हम बर्थ रेट बहुत कम हो जाए, जैसे नए डेटा आ रहे हैं, और डेथ रेट जो अभी कम है इसी लेवल पे बना रहे, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और जो न्यू बॉर्न बेबी या यूथ आ रहा है वो कम हो जाएगा। पॉपुलेशन का ओवरऑल पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होने से डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और कुल मिलाकर पॉपुलेशन एक अलग लेवल में होगा। पॉपुलेशन में जब ज़्यादा डिक्लाइन होने लगेगा ड्यू टू लोअर बर्थ रेट, तो कंडीशंस ऐसे हो जाएंगे कि हमारी इकोनॉमी भी सही तरीके से नहीं चल पाएगी ड्यू टू लैक ऑफ लेबर फोर्सेस। और इसी को जो कहा जाता है वो डेमोग्राफिक विंटर वर्ड यूज करके बताया गया है, डेमोग्राफिक विंटर। और विंटर का मतलब हुआ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू लो बर्थ रेट। ठीक है, अब अगर पूरे रीजन को आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा, कहाँ पर कम दिखा, तो बहुत आसान है इसको समझना। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा, जो हमारे साउदर्न मोस्टली स्टेट हैं, साउथ के स्टेट में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, इनका ग्रोथ रेट कम हुआ है। केरला का जो रजिस्टर हुआ है दैट इज़ लोएस्ट 9.4, बाकी जगहों पर तो 17 का एक एवरेज आया है। जबकि अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट को देखते हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है। यहाँ पर 20 to 25 का ग्रोथ रेट दिखता है। तो इम्बैलेंस नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ को बताया गया है। 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट ही ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। हालांकि नए डेटा जो अभी आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि इन स्टेट्स में भी पॉपुलेशन ग्रोथ अब कंट्रोल हुआ है। ठीक है, अब आओ चलते हैं आगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ और खासकर जो हमारा एडोलेसेंट जो यूथ पीपल है 14 to 16 वाला, तो ये लगभग जो 10 to 19 वाला है, अप टू एज 10 to 19 ईयर 20.9% है। और मेल जो एडोलेसेंट हैं वो 52 हैं और 47 फीमेल दिखाई पड़ते हैं। तो छोटा सा डाटा है जिसका कोई खास यहाँ पर रोल नहीं है। अब आते हैं अगला, पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब ये क्या होता है, इसी को दूसरे वर्ड से जानते हैं, डेमोग्राफिक फीचर्स। तो जब पॉपुलेशन के अलग अलग फीचर को, मान लो इसमें एज क्या है, कितने एज के लोग, नंबर कितने हैं उनके, सेक्स रेशियो कैसा बन रहा है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, इथनिक कैरेक्टर, ट्राइब्स, लैंग्वेज वगैरह को कवर करते हैं, तो इसी को पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसमें 1-2 फैक्ट ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट इसमें छुपते हैं। सबसे पहला लेते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन, मतलब गांव में रहने वाले लोग और शहरों में रहने वाले लोग। तो देखो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, विलेज एरिया में
वहाँ पर पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि जो 2011 का डेटा आया है वहाँ पर भी ये बात सामने आ रही है कि भाई अभी भी 68.8% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया, लेकिन रिमेनिंग अबाउट 31% पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरिया। तो जब अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर अब रेसिडेंस की प्रॉब्लम आएगी, कॉन्जेशन भीड़ भाड़ बढ़ेगा, साथ में यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ अब यहाँ पर स्ट्रेस में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग टू सिटी फ्रॉम द विलेजेस रूरल एरिया। तो ये कॉम्पोजिशन एक अलार्मिंग कंडीशन है और ये बता रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और सिटीज़ को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वहीं नंबर ऑफ विलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेंसस 2011 का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अबाउट 6,40,867 विलेजेस हैं और इसमें से जो हैं वो बहुत सारे अनइनहैबिटेड हैं, कुछ में लोग रहते भी नहीं हैं। तो ये सब छोटा छोटा है। 31% पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरिया, ये देख के जाना है, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा लास्ट का, दैट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब जो भाषा बोलते हैं उसका। तो देखो लिंग्विस्टिक जो डिवीज़न है आमतौर पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस एक ही आदमी का नाम ध्यान रखो, वो है अब्राहम ग्रियर्सन। तो अब्राहम ग्रियर्सन वॉज द पर्सन who wrote a very famous, very notable book, Linguistic Survey of India in the year 1928। अब इसका जो लिंग्विस्टिक सर्वे था अब्राहम ग्रियर्सन का, तो ही classified not only the languages of India but also attempted to recognize the area of that language spoken where। तो सारी चीज़ों को रखा और इससे ये पता चला कि 179 लैंग्वेज हैं और हमारे यहाँ 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब हुआ जो घर में बोलते हैं हम लोग, बोली, ठीक है। और 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें है, तो थोड़े बहुत हैं। और इसमें हिंदी का जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। और अब आते हैं आगे लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन के आगे, जो है इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज वाला ये सब नहीं पूछा जाता है। अब है हमारा रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर रिलीजियस कंपोजिशन को देखें तो हिंदूज आर द प्रीडोमिनेंट कम्युनिटी कंप्राइजिंग 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 80% हिंदू हैं, देयर आफ्टर मुस्लिम्स हैं, देयर आफ्टर क्रिश्चियंस हैं, फिर सिख हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं, फिर उसके बाद जैन हैं। थोड़ा इसको याद करके चलना है, इम्पोर्टेंट है ये, आई एम मार्किंग इम्पोर्टेंट इट, क्योंकि हम लोग याद करते हैं बचपन से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद हैं सिख, उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद जैन है। तो एक जो कोड है उसको आपको ध्यान में रखना है। हिंदू मुस्लिम्स तो याद रहेगा, लेकिन देयर आफ्टर इट कम्स क्रिश्चियन, और उसके बाद आते हैं सिख, और उसके बाद बुद्ध हैं, और फिर जैन हैं। तो जब ऑर्डर ध्यान में होगा तब इसको बना पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या है, तो थोड़ा बहुत वर्किंग पॉपुलेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। वर्किंग पॉपुलेशन में सबसे पहले समझना है कि आखिर वर्कर्स कौन होते हैं। तो वर्कर का एक सेंसस डेफिनीशन आता है जिसमें मेन वर्कर होते हैं और मार्जिनल वर्कर होते हैं। ऐसे लोग जो साल में 183 डेज वर्क करते हैं, मतलब 6 मंथ तक, उनको मेन वर्कर कहते हैं। और जो लेस देन 183 डेज वर्क करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर कहते हैं। तो वर्कर के कॉम्पोजिशन है, इनसे क्वेश्चंस वगैरह हार्डली दिखाई पड़ते हैं। आते हैं थोड़ा सा वर्कर का जो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और इसको हम लोग एक VBI डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। देखो पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो हमारा बहुत बड़ा एरिया, बहुत सारे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ टोटल वर्कफोर्स का 54.6% कंज्यूम करता है, इसी पर डिपेंडेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, जो खोदने वाले काम हैं वो सब हैं। तो बहुत सारे लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, प्राइमरी एक्टिविटी पर। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब
इकोनॉमी में पॉपुलेशन शिफ्ट करता है दूसरे सेकेंडरी और टर्सरी पर, तो कहा जाता है कि इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है। तो पहला ये फैक्टर है। दूसरा सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 3.8% लोग इन्वॉल्व हैं, और लास्ट वन टर्सरी दैट इज़ द सर्विस सेक्टर, और यहाँ पे 41.6% है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना है ये डेटा। और एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लेबर फोर्स को इंगेज करता है। तो ये सारा इस बुक का पहला चैप्टर था। आई एम होपिंग कि यू हैव एंजॉय। कहाँ कहाँ पर फोकस करना है मैंने बताया, टेबल्स पे खासकर फोकस करो। इसके बाद जो कुछ डेटाज हैं यहाँ पे, लाइक सेंसस डिफिनीसन क्या है, रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है, लैंग्वेज में ग्रियर्सन की ये बुक ध्यान रखनी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन रूरल अर्बन पॉपुलेशन का क्या डिवाइड है, तो 31:69 का एक रेशियो ध्यान में रख लेंगे। और उसके बाद जो बाकी के फैक्टर मैंने बताए, फेजेज ऑफ पॉपुलेशन, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत वाइटल होता है। इस टेबल पे थोड़ा सा काम करके जाएं। जो डिकेडल ग्रोथ है इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, एक बार समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डिस्कस दैट इज एनफ फॉर द पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना रखना है हमको एनसीईआरटी के इस बुक से, और आप घर पे भी पढ़ो तो इतनी चीज़ों को मार्क कर लो, ये सब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विद दिस वर्ड आई एम एंडिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरीज, योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।